वेलकम स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट लेसन देख रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में सीरीज एलसीआर सर्किट भी समझा और उसमें मैंने आपको एक और टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया था, रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। आज उस टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए, रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट, पहले इसके डेफिनेशन को समझें। ए सीरीज एलसीआर सर्किट विच एडमिट्स मैक्सिमम करंट corresponding to a particular angular frequency omega naught of AC source is called series resonant circuit and the angular frequency omega naught is called resonant frequency। कहने का मतलब है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस के लिए पहला कंडीशन यही है कि VL इज इक्वल टू VC होना चाहिए, यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मस्ट बी इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। और जब ये दोनों वोल्टेज बराबर होते हैं तो जरा इस चीज को समझ लीजिए क्या होगा। अगर VL इक्वल टू VC रहा तो क्या क्या इससे निकल के आ रहा है उस चीज को समझिए। VL इक्वल टू VC हुआ तो इस फिगर फेज डायग्राम पे गौर कीजिए। आप जानते हैं कि करंट की ओर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का फेज करंट के साथ होता है और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL जो है करंट से 90 डिग्री आगे और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। तो रेजोनेंस उस केस को बोलते हैं जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। तो ये दोनों जो है VL और VC एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, यानी ये दोनों कैंसिल करके ऐसा ये सर्किट बन जाता है कि अब आप समझ सकते हैं जैसे इस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है, इन दोनों ने अपने इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है। तो सिर्फ रेजिस्टेंस है तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होने का जगह भी सिर्फ कहां मिल रहा है, रेजिस्टेंस। तो इस केस में भी देखिए VL और VC कैंसिल आउट हो गया और टोटल वोल्टेज E जो है किसके बराबर आ गया, VR के बराबर आ गया है, यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। और टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच में फेज एंगल कितना है, तो भी जीरो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, टोटल वोल्टेज भी यही और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो फेज एंगल भी जीरो हो गया। देखिए कंडीशन मिलते जा रहे हैं। अब यहां देखिए VL इक्वल टू VC, ये दोनों बराबर होने से क्या निकल के आ रहा है, तो वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो चूंकि इंडक्टर का केस है तो यहाँ XL हो जाएगा और कैपेसिटर के केस में I इंटू XC हो जाएगा, I कैंसिल आउट, XL इक्वल टू XC। यानी दूसरा कंडीशन ये मिल गया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बराबर होना चाहिए। अब देखिए, तो रिएक्टेंस वाला अगर हम लोग इंपेडेंस ट्रायंगल बनाएं तब देखिए यहां से क्या निकल के आ जाता है, ये रेजिस्टेंस ये बन गया XL, ये बन गया XC। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि कैसे वोल्टेज के फेज को देख के इंपेडेंस ट्रायंगल बनाते हैं। तो XL और XC एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिए तो जो टोटल इंपेडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर आ गया। यानी ये कंडीशन यह भी हो गया हमारे लिए कि इंपेडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, यानी Z इज इक्वल टू R। ये हर कंडीशन को देखते जाइए। पहला कंडीशन VL इज इक्वल टू VC, दूसरा कंडीशन XL इक्वल टू XC और तीसरा कंडीशन Z इज इक्वल टू R और चौथा कंडीशन कि फाई यानी एंगल बिटवीन टोटल वोल्टेज एंड करंट वो जीरो हो गया। और पांचवा कंडीशन बताते हैं कि यहाँ देखिए जो XL इक्वल टू XC है तो XL का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा L, और XC का वैल्यू 1/ओमेगा C। और वह खास ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसके लिए XL और XC बराबर हो जाए, जिसके लिए VL VC बराबर हो जाए, उस ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं और ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार आपका रिलेशन आ गया 1/√LC। यानी एक कंडीशन यह भी हो गया कि रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो होना चाहिए 1/√LC। तो चलिए इसके अनुसार आपको क्या क्या नोट करना है, डेफिनेशन नोट करना है, ये फिगर बनाना है, फेज डायग्राम बनाना है और यहाँ पे लिख दीजिए फाई इज इक्वल टू 0 है।
कंडीशंस फॉर रेजोनेंस में देखिए, पहला पॉइंट, द फेज एंगल फाई मस्ट बी इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मस्ट बी इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दैट इज VL इज इक्वल टू VC। और तीसरा कंडीशन, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज XL इज इक्वल टू XC। और द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट मस्ट बी इक्वल टू 1/√LC। और पांचवा कंडीशन, इंपेडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ऐसे भी लिख सकते हैं, द इंपेडेंस ऑफ द LCR सर्किट मस्ट बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और उसके बाद दैट इज लिख के Z इज इक्वल टू R आप लिख सकते हैं। ये पांचवा कंडीशन है। और एक चीज और बना लेना है, ये इंपेडेंस ट्रायंगल वाला फिगर बना लेना है, ये चीज आपको बना लेना है। और बाकी ये सब बातें मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, वो मैं मिटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये आप खुद डिराइव कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। नोट्स में आपको इतना लिखना है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो इस प्रकार ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। एक ग्राफ इससे संबंधित है, वो भी मैं बना देता हूं, उसके लिए मिटाना पड़ेगा, वो आप देख लें। अब देखिए, इंपेडेंस ट्रायंगल वाला फिगर बनाने के बाद आपको ये भी ग्राफ भी बनाना होगा। यानी रेजोनेंस के समय L और C एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिए, यानी सर्किट में करंट के लिए बाधा नाम की चीज, सिर्फ रेजिस्टेंस बच गया, L और C कैंसिल आउट हो गए। यानी ऐसी स्थिति में जब बाधा नाम की चीज सिर्फ रेजिस्टेंस बच गया, तो जाहिर है जब बाधा टोटल कम हो गया तो करंट ज्यादा होगा। यानी आप पहले तो ये देख लीजिए कि XL और XC में रिलेशन क्या है, ये बराबर होना चाहिए रेजोनेंस के लिए। XL का वैल्यू ओमेगा L और XC का वैल्यू 1/ωc। अगर देखिए ओमेगा की वैल्यू अगर पहले कम रहता है तो XL कम रहेगा, XC ज्यादा रहेगा। ऐसी स्थिति में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, VL और VC पूरी तरह से कैंसिल नहीं होंगे, तो करंट सर्किट में कम होगा। अब ओमेगा की वैल्यू को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो XL बढ़ता जाएगा और XC घटता जाएगा। तो ऐसा होते होते एक समय ऐसा आएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे, XL और XC बराबर हो जाएंगे। वैसी स्थिति में ये दोनों, इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि XL और XC, VL और VC अपोजिट होते हैं फेज में, सिर्फ रेजिस्टेंस बच गया तो करंट मैक्सिमम हो जाता है। और इस खास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं, जिसके लिए XL और XC दोनों बराबर हो जाए, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसको बोलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इससे भी ज्यादा बढ़ाते हैं तो देखिए, अब XC की वैल्यू जो है XL से अधिक हो जाएगी और XL की वैल्यू कम हो जाएगी, बढ़ाते जाएंगे, यानी फिर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे और करंट सर्किट में कम हो जाएगा। यानी एक LCR सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होता है? जब XL और XC दोनों बराबर हो जाए। अब यहां देखिए, यानी जब सर्किट में ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी है तो ऐसी स्थिति में करंट सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए कि L और C वही रखते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। पहली बार R1 रेजिस्टेंस को रखा तो ये ग्राफ बना, मान लीजिए दूसरी बार R2 रेजिस्टेंस को रखा तो ये ग्राफ बना, तीसरी बार R3 रेजिस्टेंस को रखा तो ये ग्राफ बना। कहने का मतलब कि मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस सबसे बड़ा है, R2 रेजिस्टेंस उससे छोटा और R3 रेजिस्टेंस सबसे छोटा, यानी R1 से छोटा रेजिस्टेंस R2 और इससे भी छोटा रेजिस्टेंस R3। यानी रेजोनेंस के समय करंट सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जब ज्यादा है तो उस समय पीक करंट देखिए कम आ रहा है, रेजोनेंस के समय करंट का वैल्यू कम है। और जब R2 रेजिस्टेंस डाल दिया, L और C वही रहेगा, तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है। ओमेगा नॉट कितना होगा वो सिर्फ डिपेंड करता है कि आपके सर्किट में L और C की वैल्यू कितनी है। तो ओमेगा नॉट तो फिक्स है, उसी ओमेगा नॉट पे अगर इस बार हम लोग रेजिस्टेंस लो वैल्यू का जोड़े हैं तो करंट ज्यादा मिलेगा, और लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो करंट और ज्यादा मिलेगा। और मान लीजिए सर्किट रेजिस्टेंस ही हमने हटा दिया, यानी रेजिस्टेंस LCR सर्किट में रेजिस्टेंस 0 कर दिया, वैसी स्थिति में हमें देखिए एक ऐसा ग्राफ मिल जाएगा, ये जाकर के मीट करेगा इन्फिनिटी पे, ये जाके मीट करेगा इन्फिनिटी पे। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूं कि अगर रेजिस्टेंस हटा दें, यानी एक LCR सर्किट का रेजिस्टेंस 0 कर दें, तो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पे करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों इनफाइनाइट हो जाएगा? क्योंकि रेजोनेंस के समय L और C एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और रेजिस्टेंस 0 है तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम।
तो ये समझने के लिए मैंने आपको बनाया था, इसकी जरूरत नहीं है आपके क्लास में। आपको नोट सिर्फ ये ग्राफ कर लेना है। ये बातें मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। इसको भी नहीं नोट करना है, इस ग्राफ को एज इट इज नोट कर लेना है। तो इसके बाद कल का हमारा टॉपिक होगा क्यू फैक्टर। धन्यवाद।